मोदी मंत्र गूंजा है। आज 2 महाबलियों की बैठक हुई है। सबसे बड़ी कवरेज रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात हुई, गर्मजोशी के साथ दोनों के बीच बातचीत हुई और दूसरी सबसे बड़ी बैठक क्वाड की मीटिंग इस वक्त चल रही है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है और किस तरीके से आज पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस पर देखिए रिपोर्ट। वो मुलाकात जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी, मुलाकात थी दुनिया की 2 महाशक्तियों के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात करीब 8:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे। दोनों शीर्ष नेताओं के बीच बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली मुलाकात थी। 2016 में और 2014 में मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला और उस समय आपने भारत अमेरिका के संबंधों का आपका जो विजन है जिसको आपने शब्दबद्ध किया था। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन ने इस बैठक को भारत अमेरिका संबंधों के नए अध्याय की शुरुआत बताया। उन मुद्दों पर बात हुई जो दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन से कहा कि ये दशक भारत और अमेरिका के लिए काफी अहम होने वाला है। ये दशक 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का ये पहला वर्ष, मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में जो बीज हम बोएंगे, इस पूरा दशक हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जो बाइडेन ने मुलाकात के दौरान कहा कि मुझे लंबे समय से विश्वास है कि अमेरिका भारत के बीच संबंध हमें कई वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको काफी समय से जानते हैं और मुझे खुशी है कि आप वापस आज व्हाइट हाउस में आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते जो है आगे सुदृढ़ हो जाएगा। When I showed the Prime Minister to a seat, I pointed out that seat is occupied. पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा कि दोनों देशों के लोकतंत्र और परंपराएं दुनिया के लिए मिसाल हैं। बाइडेन का विजन हमारे लिए प्रेरक है। अमेरिका में 40 लाख भारतीय रहते हैं। हमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट को और बढ़ाना होगा। ये दशक में टैलेंट का अपना एक महत्व है। पीपल टू पीपल ये टैलेंट इस दशक में बहुत ही प्रभावी भूमिका अदा करेगा और भारत के टैलेंट अमेरिका की विकास यात्रा में पूरी तरह सहभागी होती चली जाए, उसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुलाकात एक ऐसे समय में हुई जब दुनिया के सामने कई चुनौतियां हैं और इस मुलाकात के बाद ये साफ है कि दोनों देशों की दोस्ती आगे और मजबूत होने वाली है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगा। जो बाइडेन इसी साल जनवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब से लेकर अब तक दोनों नेताओं में 3 बार फोन पर बात हो चुकी थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। शुक्रवार को वो ऐतिहासिक दिन आया जब ये दोनों नेता मिले और भारत अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ब्यूरो रिपोर्ट। तो हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ मेजर गौरव आर्या मौजूद है, हमारे साथ सुनील हाली साहब मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ सुरेंद्र कौल जी मौजूद हैं। सुनील हाली जी के पास मैं पहले जाना चाहूंगी। सुनील हाली जी, बहुत देर से हम कोशिश कर रहे हैं आपसे संपर्क करने की। पहले तो इस दमदार मुलाकात पर आप क्या कहेंगे, फिर क्वाड के बारे में सवाल पूछेंगे। सुनील हाली जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? चलिए फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। मुझे गौरव आर्या, एक बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ जी।
कि क्वाड की अभी तक की जितनी भी मीटिंग्स हुई उसके बाद हमने देखा कि साउथ चाइना सी में किस तरीके से चीन ने एक कोशिश की अपने डोमिनेंस की ये दिखाने के लिए कि हमें किसी से डर लगता नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि इस बार ये जो मीटिंग हो रही है क्वाड की, फर्स्ट टाइम ये फिजिकल मीटिंग है, इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चाइना को देने में ये 4 देश कामयाब हो पाएंगे और चाइना रुकेगा? श्वेता, ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जा चुका है चाइना को, इसलिए चाइना हड़बड़ाया हुआ है। इसलिए ग्लोबल टाइम्स में जो आप देख रहे हैं वहाँ पे एडिटोरियल छप रहे हैं कि हमें इससे डर नहीं लगता, हमें टारगेट करने की कोशिश है। अरे अगर आपको डर नहीं लगता तो फिर आपको टारगेट कैसे कोई कर सकता है जब आप डरते नहीं उससे। लेकिन चाइना को एक क्लियर मैसेज पास हो गया है कि 4 बड़ी डेमोक्रेसीज दुनिया की एकजुट हो चुकी हैं, एक साथ आ चुकी हैं, और इंडो पैसिफिक में जो चाइना की गुंडागर्दी आज तक चल रही थी वो अब नहीं चलेगी। आपने बोला फिजिकल मीटिंग की, श्वेता आपने बात करी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पर इसके अलावा मैं आपको एक बात बताता हूं, फिजिकल मीटिंग सर, कई मीटिंग्स इसके पहले हो चुकी हैं क्वाड की, जो सिर्फ हम तो सिर्फ वो देख रहे हैं ना जो प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स बात कर रहे हैं, हम उनकी बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अलग अलग लेवल्स पे लोग जाके, जो फंक्शनरीज हैं, मिनिस्टर्स हैं और बाकी जो ऑफिसर्स हैं, वो जाके पहले मिल चुके हैं, इस क्वाड के पूरी रूपरेखा को फ्लैश आउट करा है। और अब क्योंकि एक फिजिकल फॉर्म में आपको दिखता है, जब आप देखते हैं कि 4 राष्ट्राध्यक्ष बैठे हैं सामने, प्राइम मिनिस्टर्स बैठे हैं और एक प्रेसिडेंट बैठे हैं वहां पे, जब आप ये देखते हैं तो यकीनन अगर आप चाइनीज हैं तो आपके दिल में थोड़ा बहुत डर तो जरूर होगा कि अब ये चारों मिल गए हैं, और जो हम अभी बेलगाम घोड़े की तरह इंडो पैसिफिक में भाग रहे थे, अब उस घोड़े की लगाम इन चारों ने पकड़ ली है। सुरेंद्र कौल साहब, बहुत दुरुस्त बात कही आपने मेजर गौरव आर्या, लेकिन कौल साहब आपको भी लगता है कि देखिए चीन एक ऐसा देश है जिसकी ज़रूरत इन चारों देशों को भी है, भारत को भी है, ऑस्ट्रेलिया को भी है, जापान को भी है और अमेरिका को भी है, लेकिन ज़रूरत भी है, मजबूरी भी है चीन के साथ रिश्ते ठीक करके रखना, सुधार कर रखना, ताकि चीन कभी हेकड़ी ना दिखाए। तो ऐसे में ये जो आर्थिक घेराबंदी है ये कितने हद तक कामयाब हो पाएगी? देखिए, मैं मेजर गौरव आर्या जी के स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जो हाईएस्ट लेवल पे इंटरनेशनल लीडर्स की जब मीटिंग होती है डिप्लोमेसी में, दैट इज द एंड स्टेज। उसके पहले पहले पूरा स्ट्रक्चर, पूरा पैटर्न, फ्लो, ये सब कुछ फाइनल हो चुका होता है, और इसको फॉर्मली एक शेप देने के लिए जो इंटरनेशनल लीडर्स मुलाकात करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन की मीटिंग हो रही है और फिर क्वाड की मीटिंग होगी, तो ये एक पूरा स्टैंप है इस सारे स्ट्रक्चर के लिए। ये कोई पेपर पे नहीं है, इसका पूरा स्ट्रक्चर, उसका पूरा टारगेट्स, उसके पूरे फ्लो, इस चीज को पूरा फाइनलाइज किया गया है, और इस फॉर्मेलिटी को अभी इंटरनेशनल लेवल पे इसको दिखाया जा रहा है। दूसरी चीज है कि देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे ये एक वर्चस्व की लड़ाई, जो अमेरिका सुपर पावर है, उनका जो मैकिनेशंस था वो था कोलैबोरेशन, और चाइना जो ये कम्पीट कर रहा है एक सुपर पावर में आने के लिए, टू रिप्लेस अमेरिका, तो उनका जो स्ट्रैटेजी है वो कोलैबोरेशन नहीं है, वो एक मनमानी है कि आप ये करोगे तो हम ये करेंगे, अगर आप ये नहीं करोगे तो हम ये आपके लिए नहीं करेंगे। तो वो जो मेथोडोलॉजी है उससे सबको डर लगता है, और उसके जो नतीजे भी आए हैं काफी कंट्रीज से, दे आर नॉट एनकरेजिंग। तो ये सब एक्सपोज होते हुए, इस क्वाड का निर्माण होते हुए, डेफिनेटली एक टारगेट, एक मैसेज, एक डेटरेंट को बिल्ड करने का प्रयास है, ताकि ये मनमानी ना चले। और जो वर्चस्व है, जो सुपर पावर्स हैं, जो कोलैबोरेशंस में आते हैं और लोगों का हित करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए, पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए, ट्रेड इंप्रूव करने के लिए, ये वर्ल्ड पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए वो बहुत जरूरत है। और जहां पे चाइना का डायरेक्शन है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। जी सर, एक बार हम फिर से कोशिश करेंगे सुनील हाली जी से, अगर हमारा कांटेक्ट हो जाए, बात हो जाए। सुनील हाली जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? बिल्कुल
बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। चलिए सर, थैंक गॉड सर। ये सीधा एक क्वेश्चन ये है, देखिए क्वाड की बात हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी चाइना के साथ एक सबसे बड़ी इस तरीके की सिचुएशन देखी है दुनिया ने कि जब उसके मन की नहीं होती, जब उसको ऐसा लगता है कि अब हम घिर चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो फिर वो रास्ता अपनाता है जिसके बारे में किसी ने इमेजिन नहीं करा होता, और वो नतीजा हम देख चुके हैं कोरोना के रूप में। तो इन चीजों से कैसे निपटा जाएगा? ठीक है, सिक्योरिटी डायलॉग्स हो रहे हैं, ये जरूरी है, लेकिन वो एक हिडन एजेंडा जो चाइना लेकर के चलता है वो ना चले, इसको लेकर क्या फिर कोशिशें होंगी? देखिए, आप आज की बात कर रही हैं, अगर आप पिछले 50-60 सालों में भी मुड़ के देखेंगी तो चाइना का रवैया ना तो कभी बदला है और ना कभी बदलेगा। ये बात हमें बांध लेनी चाहिए, और इसी को दिमाग में रखते हुए अपना जो ये नया साझा है आज क्वाड का, जिसमें 4 कंट्रीज जुड़े हैं आपस में और आपस में आज मिले हैं, इवन दो होमवर्क किया गया था, हमें वी हैव टू टेक चाइना को हमें हेड ऑन लेना पड़ेगा। उनको कोई और रास्ता समझ में नहीं आने वाला, उनको एक ही रास्ता समझ में आएगा कि जब हमारी तरफ एकता होगी और जो हमारी मजबूरियां हैं, जरूरतें हैं, जैसा आपने थोड़ा बोला कि हमें चाइना की भी जरूरत है, ऐसे तो हमें हर कंट्री की जरूरत है, बट अगर हमारी जरूरतों को हम अपनी मजबूरी बना लेंगे तो हमारी मजबूरियां बढ़ती रहेंगी, वो कभी कम नहीं होंगी। इसलिए कम से कम ये फैसला अब हो जाना चाहिए, एटलीस्ट ये 4 कंट्री मिल गए हैं, आपस में मिले हुए हैं, और उनको फैसला करना है कि हमें कभी नहीं मानना कि चाइना हमारा दोस्त बनेगा। हो सकता है स्ट्रेटेजिकली कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते जुड़े हैं आपस में, बट अदरवाइज ये रिश्ते कभी ना थे न कभी होंगे आज तक। तो मेरा ख्याल यही है कि तो हमें आपका कहना ये है कि ये 4 देश जब मिलेंगे और मंथन करेंगे तो ये चाइना को मैसेज देने की जरूरत है कि आपकी जितनी जरूरत है उतनी जरूरत है, चाइना अपनी दादागिरी न दिखाए और इस पर दबाव बनाने की कोशिश होगी, ये मैसेज। और उससे चाइना डरेगा, घबराएगा। अदरवाइज वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, पॉलिटिकली तो आपको पता है पूरी डिक्टेटरशिप है वहां पे, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे यहाँ तो फिर भी प्रधानमंत्री जी को जनता को जवाब देना होता है, अमेरिका में लोगों को जवाब देना होता है, डेमोक्रेसी में जवाब देना पड़ता है, वहां तो कोई जवाब ही नहीं देना, जो करो सो करो। तो इसलिए उनका जवाब हम लोगों को देना है। हम 4 देश या बाकी देश भी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको क्लियर कट मैसेज देना, चाइना को क्लियर, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमें उनसे दोस्ती बना के रखने के लिए थोड़ी उनकी सुननी भी पड़ेगी, वो कभी भी वो रास्ता नहीं चलने वाला, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। मेजर गौरव आर्य, एक बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ जी। इसके पहले जो भी मीटिंग्स हुई हैं, चाहे वो बायलैटरल टॉक्स रहे हों या तमाम तरीके की बातें हों, क्वाड को अगर हम थोड़ा सा अलग हट के बात करें तो हमेशा एक एजेंडा रहता था, वो होता था पाकिस्तान। लेकिन इस बार पाकिस्तान और आतंकवाद का जिक्र तो किया कमला हैरिस ने, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई पॉइंट आकर के टिक रहा है तो वो पाकिस्तान तो हमेशा रहा है, लेकिन इस बार सेंटर पॉइंट चाइना बना हुआ है, तो इसको किस तरीके से देखें? देखिए श्वेता, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मैं बता दूं कि जैसा बोला था पहले सवाल में, निधि आपने पूछा था कि सब लोग डिपेंडेंट हैं चीन के ऊपर। ऐसी बात नहीं है, चाइना की एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, चाइना भी हम पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर हम चाइना से माल खरीदना फॉर एग्जांपल बंद कर दें तो चाइना की चीखें निकल जाएंगी। तो ये चीज़ है, तो चाइना को ओवर एस्टिमेट ना करें। दूसरी चीज़ श्वेता, आपका जो सवाल है ना कि हमने पाकिस्तान के ऊपर फोकस था, चीन का, देखिए बात यह है कि पाकिस्तान का अगर आप नक्शा देखेंगी तो आपको ये साफ पता लग जाएगा श्वेता कि ज़रूरत क्या है पाकिस्तान की लोगों को। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस सिर्फ एक है कि उसका बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है। अगर आप अफगानिस्तान को 2 सेकंड के लिए वहां से हटा दें, जस्ट गिविंग यू एन एकेडमिक और हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर आप अफगानिस्तान को हटा दें, पाकिस्तान कौन जाना चाहता है? कौन जाना चाहता है पाकिस्तान? पाकिस्तान के पास पोर्ट है, बिन कासिम पोर्ट कराची है, गवादर पोर्ट बलूचिस्तान में है, और उसका बॉर्डर मिलता है उधर। तो जिसको भी अफगानिस्तान आना है उसको पाकिस्तान से आना है। दूसरा रास्ता ईरान से है, लेकिन ईरान से रिश्ते खराब हैं अमेरिका के, तो अमेरिका ईरान के थ्रू आ नहीं सकता, इसलिए पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, और पाकिस्तान ने मोटा पैसा भी उसूल करा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब जो ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं, और आपने खासतौर से अफगानिस्तान और चीन की बात जो करी श्वेता, अब जो ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं वो तो ओमान से, कतर से, माफ कीजिएगा, वहां से आई हैं, पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। तो जब अमेरिका ने बोला कि हम अपना जो इरादा है अफगानिस्तान में वो बिना पाकिस्तान के पूरा कर सकते हैं और हमें पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं है, तो पाकिस्तान की वैल्यू जो 100 थी 100 से आके 0 आ गई। अब पाकिस्तान को कोई नहीं पूछ रहा। अब हम आते हैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से पे, चीन। चाइना ये है कि देखिए, चाइना के खिलाफ सब लोग थे, आज भी हैं। प्रॉब्लम इज कि कभी लोग इकट्ठा नहीं हुए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना है,
और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना का एक वीटो पावर है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चाइना के खिलाफ इसलिए नहीं खड़ी हो सकती क्योंकि चाइना खुद उसका हिस्सा है। इसलिए आपको जरूरत पड़ती है ऑकस बनाने की, जिसमें हम न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात कर रहे हैं, नेवल पावर की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की, यूनाइटेड किंगडम की और अमेरिका की, और उसके अलावा हम क्वाड की बात कर रहे हैं। तो आपको एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाना है जिसका चाइना हिस्सा ना हो, क्योंकि आपका सामना चाइना से है। आप चाइना का हिस्सा चाइना को लेकर नहीं कर सकते, आपको चाइना के खिलाफ खड़ा रहना है, तो उसमें माइनस चाइना आपको एक चाहिए। तो ये ग्रुपिंग आप मान के चल लीजिए। मैं इसको कुछ टर्मिनोलॉजी से या कोई ठप्पा नहीं लगा रहा इसका, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि थिंक ऑफ द क्वाड as the United Nations Security Council minus China। बिल्कुल। और सुनील हाली साहब, ये क्वाड की बैठक ऐसे समय पे हो रही है जब 2019 में कोविड-19 आया। कोविड-19 की वजह से चाइना पर दबाव बढ़ा, घिरा चाइना, और पूरी दुनिया में आलोचना शुरू हो गई। अब तो चाइना का पक्ष भी आ गया है क्वाड बैठक को लेकर कि क्वाड की आलोचना की है। चीन ने कहा है कि उसे कोई समर्थन नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में हो सकता है फ्रस्ट्रेशन भी और चाइना का निकले, अपने ग्लोबल टाइम्स के अखबार में और संपादकों के इस तरह फ्रस्ट्रेशन निकाले। लेकिन इसका हल क्या है? ये सैबोटाज जो होगा, ये जो प्रेशर में आएगा चाइना, वो कैसे आएगा? क्या इन बैठकों के माध्यम से आएगा? तो फिर तो तगड़ा फॉर्मेट लगाने की जरूरत है यहाँ पर क्वाड की बैठकों में। वो तो मैंने अभी आपसे पहले भी बोला कि इस परेशानी का, इस प्रॉब्लम का इलाज एक ही है। ये 4 क्वाड ही नहीं बल्कि रेस्ट ऑफ द पावर्स को भी साथ में जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में जहां पे भी कोई परेशानी है, अगर दिख रही है तो भी चाइना की वजह से है, और जो आपको आज नहीं दिख रही है या जिसको आप महसूस नहीं कर रहे हैं, वो भी चाइना ने ही क्रिएट की है। ये एक ऐसा कंट्री है, चाहे आप उसको ड्रैगन बोले या जो भी बोले, उनका मकसद सिर्फ एक ही है। इवन दो जनरली सुपर पावर्स की इच्छा यही होती है कि वो किसी तरीके से हर जगह डोमिनेट करें, आगे बढ़े, अपनी कंट्री को ही आगे लेके चले, इकोनॉमी को बढ़ाए, बट फिर भी दूसरे कंट्री के साथ वो पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हैं। चाहे रशिया का जमाना था या अमेरिका का जमाना है, ये मिल के चलते हैं दूसरे कंट्री के साथ। चाइना बिलीव्स इन ओनली वन थिंग, डिक्टेटरशिप, और एक वही कंट्री है जो आगे बढ़े, बाकी सब उसके गुलाम बन जाए। तो उसको अगर आपको उसको झेलना है तो झेलते रहिए, मगर अगर आपको उनको सीधा करना है, सबक सिखाना है, और चाइना बहुत जल्दी सीख सकता है सबक। ऐसा नहीं है कि उसको डर नहीं लगता। उसने छोटे मोटे प्यादे जो आसपास अपने कंट्रीज को पकड़ के रखा हुआ है, बट रियलिस्टिकली उसके पास कोई साथी नहीं है, उनके पास कोई आगे पीछे हाथ पकड़ने वाला नहीं है। तो क्वाड का ये जो मीटिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की बायलैटरल मीटिंग हमारी इंपॉर्टेंट है बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। ये मैसेज चाइना को जा रहा है, वो घबराएगा, वो परेशान होएगा, वो अपने और फांदेबाजी करेगा और रास्ते ढूंढेगा पंगा लेने के लिए। मगर ये एक परमानेंट प्रॉब्लम है जिसको हमें इसी तरीके से हैंडल करना है। झुकने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसको डिफेंस में रखें। जिसले शुरू के 30-40 साल हमारी आजादी के बाद अगर हमने देखा तो चाइना थोड़ा दबा रहा, मगर पिछले 10, 12, 15 सालों में तो बिल्कुल खुल के सामने आ गया है, और बिना डर के उसने ऐसा देखा शायद अमेरिका कमजोर हो गया, यूरोप कमजोर हो गया है, और उसको शायद ना आइडिया हो कि इंडिया में इतनी स्ट्रांग लीडरशिप आने वाली है, तो उसने अपने पंजे को फैलाना शुरू कर दिया। चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान का तो कब्जा उसने कर ही रखा है, और अब वो अफगानिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। ये रुकने वाला कंट्री नहीं है, इसलिए इसको दबाने का एक ही तरीका है कि आप मिल के रहें और उसको क्लियर मैसेज दे दें। लेकिन मिल के रहे की पॉलिसी तो चीन कभी अपनाता ही नहीं है, और यहाँ देखिए ये कह रहा है वो ग्लोबल टाइम्स के जरिए, हाँ मिल के रहे मीन्स इस समय जैसे आप क्वाड कह रहे हैं, हम 4 कंट्री मिल के रहें और इस चक्कर में न रहें, उनको समझाने की कोशिश करें। तो एक जमाना था जब हमारे प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर ने कहा था कि हमें किसी भी तरीके से चाइना से रिश्ता बना के रखें और उनसे किसी तरीके से पंगा ना लें, बट वो जमाना बदल चुका है। आज चाइना के मंसूबे, उनके ख्याल, उनके प्लान, उनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, बहुत विशेले हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोरोना उन्होंने स्टार्ट किया या उन्हीं की कारस्तानी है, कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है जो अभी नहीं मिली, मगर चाइना अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को मार सकता है अपनी शासन को बनाए रखने के लिए। ये जो उनका प्रीमियर है, जो उनकी डिक्टेटरशिप है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए क्वाड को बहुत अच्छे से फैसला करना चाहिए, क्लियर मैसेज देना चाहिए कि हम तुम्हारी ये कहानी चलने नहीं देंगे, हमारी जरूरतें ना हो, मगर तुम्हें ऐसे बढ़ने नहीं देंगे।
बिल्कुल। और सुरेंद्र कौल जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए क्वाड की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई है, उससे भी एक बहुत स्ट्रांग मैसेज गया है। देखिए, बात अगर आज की हम करें तो उसमें एक तरीके की इमोशनल बॉन्डिंग को दिखाने की बात हो रही थी। उसमें ये हो रहा था कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर के चल सकते हैं। उसमें बात हो रही थी कि जो भारत है वो कैसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था को के जरिए अमेरिका उसको सपोर्ट करेगा और अमेरिका को सपोर्ट इंडिया करेगा। मतलब ये एक वाइस वर्सा प्रोसेस है जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिला के कहें कि स्ट्रांग मैसेज गया इस मीटिंग के बाद दुनिया को। बहुत स्ट्रांग मैसेज गया है। अगर आप पिछले 2 दिन से देखेंगे, कल प्राइम मिनिस्टर मोदी और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की बॉडी केमिस्ट्री को लेके कितने अच्छे वातावरण में बातचीत हुई, बहुत ही बिल्कुल कॉन्फिडेंस था। और जो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच में जो केमिस्ट्री बनी, हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि ये पहला इंटरेक्शन है प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच में या वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के बीच में। और जो केमिस्ट्री डेवलप हुई वो हमको अभी याद दिलाता है कि जो केमिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप के बीच में पैदा हुई थी या प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ओबामा के बीच में थी, वही आज केमिस्ट्री प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ हो रहा है। तो इसमें कोई भी शक की गुंजाइश ही नहीं है कि ये अलायंस हर साल मजबूत होते रहेगा और इंडिया अपने मेरिट पे इस चीज को बढ़ा रहा है। एक रोबस्ट डेमोक्रेसी के नाते, एक फ्लॉलेस डेमोक्रेसी के नाते, एक वेल विशर ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी, एक पीसफुल कंट्री के नाते अपने मेरिट पे वो ये अर्न कर रहा है। और इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बिल्कुल अच्छे से पॉजिटिवली लेके जा रहे हैं टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। और आगे वाले समय में ये जो अलायंस है इसमें स्कोप बहुत ही ज्यादा है और वो उभर के सामने आएगा। और इतना ही नहीं, ये खाली अभी यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप्स नहीं है, इस समय यूएस में ही ये इंडिया जापान के रिलेशनशिप, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप, इंडिया और जो सीईओज है जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स बना रही हैं, वो एक वेरी पॉजिटिव फाउंडेशन, जो फाउंडेशन तो बन चुका है वो स्ट्रेंथन होते जा रहा है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल। जी, मैं जो सुनील जी ने एक बात बोली थी मैं उस पर कुछ जोड़ना चाहता हूँ। बड़ी खूबसूरत बात बोली सुनील हाली जी ने कि चाइना अपने लोगों को मार सकता है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं इस वक्त, दर्शक हैं, देख रहे हैं प्रोग्राम, कि जो नैतिकता भारत की है वो चीन की नहीं है। जो मर्यादाओं में भारत विश्वास करता है उस पर चीन विश्वास नहीं करता। ग्रेट लीप फॉरवर्ड माओ त्से तुंग, जब ग्रेट लीप फॉरवर्ड करा था माओ त्से तुंग ने और जब उनकी रेवोल्यूशन हुई थी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बाद भी जो हुआ था उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा चीनी मर गए थे। बाकी आपने और भी उनके फैमिन्स हुए हैं चाइना में, विच वर सेल्फ जनरेटेड बाय द रूलर्स ऑफ चाइना। टाइनमेन स्क्वायर में जिस तरीके से टैंक उन्होंने लोगों के ऊपर चढ़ा दिए थे। चीन को, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसको अगर अपनी सत्ता बरकरार रखनी है तो अपने लोगों का लहू बहाने में उसको कुछ हिचक नहीं है। दूसरी चीज ये है कि सुनील जी ने बात बोली थी, मैं फिर से उसी को, और कौल साहब भी यही बात कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक बात बोलता हूं, सी यू कैनॉट स्टॉप चाइना विदाउट कन्फ्रंटिंग चाइना। लेट्स बी वेरी क्लियर, आप चाइना को कन्फ्रंट नहीं करेंगे, आप मुरव्वत में रहेंगे, आप सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, आप अच्छी बातें करेंगे, वो चाइना कन्फ्रंट ऐसे नहीं होने वाला। चाइना, क्योंकि चाइना के डायनामिक्स अलग हैं, चाइना की नैतिकता अलग है। जो आपकी मेरी नैतिकता है वो चाइना की नैतिकता नहीं है। फॉर चाइना to lose the lives or to put their own citizens' lives at risk, it's absolutely acceptable to China. हम लोग इन डेमोक्रेसी ऐसा नहीं सोचते, हम लोग तंत्र, हम ऐसा नहीं सोचते, लेकिन चीन ऐसे सोचता है। चीन कुछ भी कर सकता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सत्ता बनाए रखने के लिए, और चीन करता भी आया है। कहने का मतलब है कि जो क्वाड है, इससे चीन क्यों हुआ है? चाइना ने पिछले 50 साल में कोई जंग नहीं जीती, तो ये जो हवा बनाया है ना चाइना का, चाइना बहुत बड़ा मिलिट्री पावर है, इट्स नॉट अ ग्रेट मिलिट्री पावर, इट्स अ ग्रेट इकोनॉमिक पावर, जिसकी इकोनॉमी एक स्टेट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में फली फूली है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है ज्यादातर। मैं आपको चैलेंज कर दूं कि अगर आप मोबाइल फोन से हट जाएं और 1-2 टेलीकॉम नेटवर्क से हट जाएं, चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मोटरसाइकिल इन द वर्ल्ड।
जो 3-4 देश हैं जिसमें सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल्स बनती हैं, उसमें से एक चाइना है। जो कार्स बनती हैं दुनिया में, उसमें चाइना है। मैं चैलेंज कर दूं, कोई 2 मोटरसाइकिल के ब्रांड्स चाइना का नाम बता दे, या कोई 2 कार्स का नाम बता दे जो चाइना की हैं। जो भी कार्स चाइना ने ली हैं वो पहले ब्रिटिश थी या कोई और थी। चाइना का इंडिजिनस कोई ब्रांड ऐसा आपको मिले, क्योंकि चाइना की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की इकोनॉमी है। चाइना एक्सपोर्ट करता है ज्यादातर, इसलिए चाइना भी दुनिया पे डिपेंडेंट है। लेकिन हम लोगों ने ऐसा करा कि हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, अपनी इकोनॉमी पे, अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस पे ध्यान नहीं दिया। चाइना ने इकोसिस्टम बनाया 30-35-40 सालों में, और उस इकोसिस्टम का खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। अब दुनिया जागी है, तो इसलिए जापान ने भी एक फंड अपना क्रिएट करा कि साहब जो भी इंडिया ले जाएगा हम उसको इतना पैसा देंगे, कहीं और ले जाएगा इतना पैसा देंगे। इंडिया को भी इंसेंटिवाइज करना चाहिए। इंडिया कर भी रहा है। इंडिया कह रहा है कि जमीन आप लीजिए, हमसे टैक्स रिबेट लीजिए, आपको जो करना है। तो लोग आ भी रहे हैं इंडिया में। आपको अगर देखिए, चाइना आपसे मिलिटरीली लड़ने का इच्छुक नहीं है, और चाइना में, लेट मी बी वेरी कैटेगोरिकल, आई थिंक दोनों गेस्ट सुनील जी और कौल साहब दोनों मुझसे अग्री करेंगे, चाइना डज नॉट हैव द एपेटाइट फॉर ब्लडशेड। चाइना में वो जंग की एपेटाइट है नहीं, और चाइना ने दिखाई नहीं है। 1979 में लड़ाई हुई थी, वियतनाम ने बहुत मार मारी थी चीन को। चाइना इकोनॉमिक लड़ाई लड़ता है, और आई थिंक अगर आप एक ऑल्टरनेट टू चाइना बना लेते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स, 4-5 मुल्क मिलकर, नॉट इंडिया अलोन, बिकॉज चाइना इज अ वेरी वेरी मैसिव मैन्युफैक्चरिंग बेस, तो मेरा यह कहना कि 10 साल में इंडिया पार कर जाएगा मुश्किल है, लेकिन अगर आप कर लेते हो तो चाइना की इकोनॉमी को हिट करेगा। और चाइना के जो ये प्रेडेटरी एम्बिशंस हैं कि हम यहां पे जाके जमीन घेर लें, ये सब चाइना की, तभी तक चाइना पावरफुल है जब तक चाइना की चेकबुक पावरफुल है। बिल्कुल आपने सही बात बोली, जब तक उसकी चेक बुक पावरफुल है, लेकिन उसकी चेक बुक कोई तो फाड़ना है। देखिए यहाँ पर अगर इस बात को समझे मेजर गौरव आर्या, एक बात यहाँ पर एक दिलचस्प है कि अगर हम क्वाड को और थोड़ा बड़े लेवल से देखें तो ये दरअसल एक तीर से 2 निशाने हैं। अगर चीन को अगर धराशाही कर दिया गया या चीन को कंट्रोल कर लिया गया तो पाकिस्तान अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि उसको तो सपोर्ट चीन से ही मिलता है। यानी आतंकवाद का जो मामला है वो भी सॉल्व हो जाएगा, और जो चीन का डोमिनेंस है वो भी एक तरह से कहीं खत्म हो जाएगा। निधि, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आज जो मीटिंग चल रही है इसके बाद शायद एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाने। और श्वेता, जैसा कि आपने कहा, प्रधानमंत्री ने इनिशियल जो स्टेटमेंट दिया क्वाड बैठक शुरू होते से ही, वो ये दिया कि हम शांति चाहते हैं। यानी ये जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है वहां पर शांति की उम्मीद के साथ ये 4 देश मिले हैं, बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, और इसका नतीजा सकारात्मक ही निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर गौरव आर्या, हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े थे। सुनील हाली जी आपका धन्यवाद, सुरेंद्र कौल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो रिपब्लिक भारत की बड़ी कवरेज प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे से जुड़ी हुई जारी रहेगी। इंतजार सबको है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री का संबोधन कितना बेहतरीन होता है। एक छोटा सा ब्रेक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद लौटते हैं बड़ी खबरों के साथ।